Hello dear children. Now we'll read second chapter of The Glimpses of India, which is Coorg by Lokesh Abrol. So let us know a little bit about the author. Lokesh Abrol, he is doctor by profession, doctor हैं profession से, and he has the credit to start first multi-speciality clinic in Gurgaon. इन्हीं को श्रेय जाता है पहली मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, बहुत सारे तरह के ट्रीटमेंट एक साथ जहाँ पे एक ही छत के नीचे होती है, इस तरह की क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए गुड़गांव में. साथ ही ओज द क्रेडिट ऑफ स्टार्टिंग द फर्स्ट शेल्टर फॉर स्ट्रेट काउस. स्ट्रेट काउस जो भटकती हुई गायें हैं उनके लिए पहला आश्रय भी इन्होंने ही बनाया है. तो लेट अस सी व्हाट हैज़ रिटन अबाउट द ब्यूटीफुल प्लेस कुर्ग. कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. कॉफ़ी कंट्री है, यहाँ कॉफ़ी उगाई जाती है प्रचुरता में, और रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है और अपने मसालों के लिए भी फेमस है. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मिडवे बिटवीन, बीचों बीच स्थित है मैसूर और कोस्टल टाउन मैंगलोर. कोस्टल टाउन मीन्स जो समुद्र के किनारे स्थित है मैंगलोर, और मैसूर के बीचों बीच ये स्थित है एक स्वर्ग का टुकड़ा जो कि हवा के झोंके से ईश्वर के साम्राज्य से उड़ के आ गया है. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज़ इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटिफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स. ये जो रोलिंग हिल्स है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उसमें रहने वाले हैं, ड्वेलर्स हैं, प्राउड रेस ऑफ मार्शल. मार्शल इज़ हैविंग टू डू विथ वॉर, मतलब योद्धा हैं. यहाँ के जो निवासी हैं, पुरुष हैं, वो योद्धा हैं, और बहुत ही सुंदर उनकी वाइफ है. जो लेडीज़ हैं यहाँ की बहुत ही ब्यूटीफुल हैं. और वाइल्ड क्रिएचर्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ वाइल्ड क्रिएचर्स, जंगली जानवर वहाँ पे बहुत ही अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं. तो ये जो रोलिंग हिल्स का एरिया है उसमें रहने वाले लोग हैं जो यहाँ के बहुत ही वीर पुरुष हैं, बहुत ही सुंदर औरतें हैं, यहाँ पे लेडीज़ हैं, और बहुत तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं. कुर्ग और कोदागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कुर्ग जिसका दूसरा नाम कोदागु है, वो सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की. इज़ होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. यहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है, वर्षा वन है, वो हमेशा हरा भरा रहता है. स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, मसाले हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, बहुत सारे मसाले उगाए जाते हैं, और कॉफ़ी प्लांटेशन भी होती है यहाँ पे. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. रेन फॉरेस्ट जो है सदाबहार, पेरेनियल रेन फॉरेस्ट, इस डिस्ट्रिक्ट का 30% एरिया कवर करता है. ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे. और मानसून के सीज़न में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी वर्षा होती है, तो ये सूटेबल टाइम नहीं होता टूरिज़्म के लिए. तो टूरिस्ट यहाँ इस समय नॉर्मली नहीं जाते क्योंकि बहुत हेवी रेनफॉल होता है. द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च. तो सीज़न ऑफ जॉय हो जाता है, जो विजिटर्स के लिए सूटेबल टाइम है, टूरिस्ट के लिए सूटेबल टाइम है, वो कब बिगिन होता है? कमेंस मीन्स बिगिन्स, स्टार्ट कब होता है? सेप्टेम्बर से लेके, और कंटिन्यूस चलता है मार्च तक. द वेदर इज़ परफेक्ट एट दैट टाइम. वेदर इज़ सूटेबल फॉर द विजिटर्स, ट्रैवलर्स, विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स. कभी कभार अच्छी वर्षा भी हो जाती है, तो प्लेजेंट होता है वेदर. द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी. और हवा में कॉफ़ी की खुशबू होती है, और इनविगोरेटिंग मीन्स रिफ्रेशिंग और रिवाइटलाइजिंग, नवजीवन से भरने वाली और रिफ़्रेश करने वाली कॉफ़ी की खुशबू जो होती है, फ्रेगरेंस होती है, वो हवा में फैली होती है. कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बैंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. तो यहाँ पे कॉफ़ी स्टेट जो है, कॉफ़ी के बागान हैं, और कॉलोनियल बैंगलोज. यू कैन सी दिस कॉफ़ी स्टेट. हियर यू सी दिस आर द कॉफ़ी फ्रूट. इसमें से कॉफ़ी निकलता है, इसको ड्राई करके कॉफ़ी बनाया जाता है. ये देखिए यहाँ पे दिस, एंड दिस इज़ रेन फॉरेस्ट अंडर विच देयर इज़ कॉफ़ी स्टेट. ये है कॉफ़ी के प्लांट्स हैं छोटे छोटे लगे हुए. एंड हियर यू विल सी अनदर पिक्चर ऑफ कॉलोनियल बैंगलोज. कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश के समय के, ब्रिटिशर्स के टाइम का बैंगलोर बना हुआ है. और ये रेन फॉरेस्ट के नीचे, मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, उनके नीचे टक्ट का मतलब इंसर्टेड हैं ये
ट्री कैनोपीज, कैनोपीज का मतलब छत की तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है, क्योंकि वर्षावन बहुत ही घने होते हैं और ऊपर से जो उनकी ब्रांचेज हैं दे आर वेरी हैवी, और वो इस तरह का छत के तरह का स्ट्रक्चर बना लेती है। रूफ लाइक कवरिंग दैट फॉर्म शेल्टर, और वो एक तरह से छायादार शेल्टर बना देती हैं। तो इनको कहते हैं ट्री कैनोपीज, ऊपर से छत की तरह। घने पेड़ जो है वो ऊपर, क्योंकि बहुत ही ऊंचे होते हैं, बहुत हाइट में ऊंचे होते हैं, तो एक छतनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे। तो इस छतनुमा स्ट्रक्चर के नीचे स्थित होते हैं कॉफ़ी के प्लांट्स, और साथ ही पाए जाते हैं कॉलोनियल टाइम के बंगलोज। इन प्राइम कॉर्नर्स, प्राइम कॉर्नर हियर मीन्स बेस्ट कॉर्नर्स, मतलब खूबसूरत जो यहाँ की एरिया है वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। तो यहाँ पे फियर्सली मीन्स सिवियरली इंडिपेंडेंट पीपल, दे आर नॉट डिपेंडेंट एट ऑल इन एनी सेंस। पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट हैं, स्वावलंबी हैं यहाँ के लोग कुर्ग के, और शायद पॉसिबली जो संभावना व्यक्त कर रहे हैं लोकेश कि वो या तो ग्रीक हैं या अरेबिक डिसेंट के हैं, वंश के कुल के हैं। तो मतलब या तो वो ग्रीस से आए हैं या अरेबिया से आके यहाँ पे बसे हुए हैं, मतलब वो इंडियन बेसिकली नहीं है, इंडियन क्लैन से नहीं है, वो या तो ग्रीक हैं या अरेबिक हैं। एज वन स्टोरी गोज, और ऐसा उन्होंने क्यों अनुमान लगाया कि वहाँ पे जो कहानी है वहाँ के लोगों के बारे में वो बताती है। एक कहानी है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। तो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, ट्रुप थी, वो जब साउथ कोस्ट के साथ आगे बढ़ रही थी, यहाँ से वापस जा रहे थे, तो यहाँ तक आके उनके लिए बाहर निकलना इम्प्रैक्टिकल हो गया, मुश्किल हो गया। देन दीज पीपल मैरिड एमंग्स द लोकल्स, तो वो यहीं पे अपना उन्होंने बना लिया, घर बना लिया, यहीं रुक गए, और जो लोकल घर थे, रहने वाले वहाँ के लोकल बाशिंदे थे, रहने वाले लोग थे, उन्हीं के लड़कियों के साथ शादी की। एंड देयर कल्चर इज़ अपैरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। तो कहते हैं कि ये कैसे एविडेंट होता है, क्योंकि उनका कल्चर जो है और रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो मार्शल ट्रेडिशन है, इंडियन ट्रेडिशन, हिंदू मेन स्ट्रीम जो मुख्य धारा की हिंदू के ट्रेडिशन है, जो रिचुअल हम लोग फॉलो करते हैं, जो कल्चर हम फॉलो करते हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, वो वहाँ पे देखने को नहीं मिलता, उसमें भिन्नता है। तो वो कौन सा ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, वो मार्शल ट्रेडिशन है, जो योद्धा का ट्रेडिशन है, प्रोबेबली फ्रॉम ग्रीक। तो ये इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि ये ग्रीक से आए हुए लोग यहाँ पे रुक गए हैं। और पहला अनुमान क्या था कि अलेक्जेंडर की ट्रुप जो थी, आर्मी थी, वो आगे बढ़ रही थी, तो यहाँ तक आके वो इसके बाद आगे बढ़ना उनके लिए इम्प्रैक्टिकल हो गया, तो वो यहीं पे रुक गए और यहाँ के लोकल जो रहने वाली लड़कियाँ थीं उनसे शादी की और यहीं पे बस गए। तो ये मार्शल मैन अपना ट्रेडिशन और कल्चर फॉलो करते हैं, जो कि बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, अलग है, सेपरेट है हिंदू मेन स्ट्रीम से। मेन स्ट्रीम अ ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, इंडियंस जो फॉलो करते हैं ट्रेडिशन को। द थ्योरी ऑफ अरब origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodabus। तो ये जो अरब्स की है, ये तो हो गया ग्रीक ट्रेडिशन, कहाँ से वो ग्रीक डिसेंडेंट हैं ये, तो ये समझ में आता है, डिसेंट हैं, ग्रीक के वंश से हैं, क्लैन से हैं। ये कैसे समझ में आता है, क्योंकि जो अलेक्जेंडर की ट्रुप थी उसकी स्टोरी है। और दूसरा, अरब जो अनुमान लगाया जाता है, स्पेकुलेट किया जाता है कि अरब्स हैं, तो वो किस तरह से ये ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है, क्योंकि बिकॉज द ड्रेस दे वेयर, जो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है वो आप देखोगे, दैट इज़ शोन इन दिस पिक्चर, आपकी बुक में भी जो पिक्चर है उसमें भी ये ड्रेस है, वो अरब ओरिजिन की तरफ इंडिकेट करता है कि मतलब ये अरब्स हैं, क्योंकि लॉन्ग ब्लैक कोट और एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बैंड, लंबा ब्लैक कोट होता है और वेस्ट बैंड मतलब कमर में बांधने वाली पट्टी होती है, उस पर कढ़ाई की हुई रहती है, तो ये कोदाबूज वहाँ के रहने वाले ड्वेलर्स पहनते हैं। नोन एज कुपिया, ये जो ड्रेस है इसको कुपिया कहते हैं। इट रिजेंबल्स मीन्स इट इज़ सिमिलर टू द कुफिया, कुफिया जो है वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स,
तो अरब और कुर्द जो पहनते हैं कोफिया, उसी तरह का ये दिखाई देता है। तो इसलिए ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये लोग अरब ओरिजिन के हैं, क्योंकि अरब या कुर्द की तरह ड्रेस पहन रहे हैं। नाउ चिल्ड्रन, व्हाट इज़ कुर्द? पेस्टोरल इस्लामिक पीपल विदाउट देयर ओन स्टेट। पेस्टोरल मीन्स हु ओन डू रिलेटेड टू फार्मिंग और दे रियर एनिमल्स, या तो एनिमल्स जानवर पालते हैं या फार्मिंग करते हैं, बट दे डू नॉट हैव देयर ओन स्टेट। तो यहाँ वहाँ घूम के वो अपना समय बिताते हैं ऐसे, या तो अरब या कुर्द, लेकिन उनके ड्रेस कुछ हिस्से मिलते जुलते हैं। तो ये दूसरा अंदाज़ा, अनुमान जो लगाया जाता है कि ये अरब डिसेंट के हैं, अरब से आए हुए हैं, क्योंकि इनकी ड्रेस है कोपिया की तरह। सो दिस इज़ अनदर स्पेकुलेशन about these people. Now further he says, Kurgi homes have tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. तो कहते हैं कि कुर्गी होम्स जो है हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मतलब अगर आप जाते हो वहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर मिलेगा, कॉर्डियलिटी मिलेगी, मतलब अपनापन वहाँ बहुत ज़्यादा है लोगों के बीच में। बहुत जल्दी लोगों को एक्सेप्ट करते हैं और अपनाते हैं और फ्रेंडली होते हैं बहुत ज़्यादा ये जो कोडाबूज हैं। एंड दे आर मोर दैन विलिंग टू रिकाउंट, मतलब वो बहुत ही पसंद करते हैं कहानियाँ सुनाना। सॉरी, न्यूमरस नंबर ऑफ टेल्स ऑफ वेलर, मतलब वीरता की, बहादुरी की कहानियाँ सुनाना। और बहादुरी की कहानियाँ किसकी होती है? रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, जो कि रिलेटेड होती हैं उनके आगे वाले जनरेशन से और पीछे वाले जनरेशन से। तो उनके परिवार में जो भी लोग होते हैं वो सब क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ भी कहानी उनके पास होती है और वो बहुत खुशी से उसको सुनाते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी की जो है बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड मीन्स हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर। तो युद्ध में उनको अपनी बहादुरी के लिए सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार मिले हुए हैं वो कुर्ग आर्मी को मिला हुआ है। इसलिए ये कह रहे हैं कि कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, एक बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारी उसमें इनको प्राइजेस मिली हुई हैं, बहुत सारे मेडल्स मिले हुए हैं, अपने वीरता के लिए पुरस्कार मिला हुआ है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। जनरल करियप्पा, हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वो कुर्गी थे। जनरल करियप्पा फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ। तो आप सोच सकते हो कितने ज़्यादा बहादुर हैं ये कुर्गीज़। Even now, Kodabus are only people in India permitted to carry firearms without a license. आज भी कोदाबूस जो है कुर्ग के रेजिडेंट्स हैं, उनको इंडिया में केवल ऐसी यही एक कम्युनिटी है जिसको परमिशन है फायर आर्म्स, मतलब गन लेके चलने के लिए, पिस्टल लेके चलने के लिए, वेपन लेके चलने के लिए बिना लाइसेंस के। तो यही एक कम्युनिटी है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिला हुआ है, बिना लाइसेंस के ये फायर आर्म्स वेपन्स रख सकते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। रिवर कावेरी में पानी कहाँ से आता है? इसमें पानी आता है हिल्स और फॉरेस्ट, कुर्ग के पहाड़ियों से और जंगलों से रिवर कावेरी में पानी आता है। महाशेर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। और यहाँ पे जो कावेरी है वहाँ पे ये महाशेर जो है बहुत बड़ी साइज़ की फ़िश होती हैं, लार्ज फ्रेश वाटर फिश हैं, फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश करती हैं, प्रॉस्पर करती हैं। यहाँ पे फाउंड इन एबंडेंस बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं बड़े मात्रा में। किंग फिशर डाइव फॉर देयर कैच। किंग फिशर जो हैं पानी में गोता लगाते हैं। किंग फिशर इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ बर्ड जो कि पानी में यहाँ के फ्रेश वाटर में कैच करता है, मछलियों को पकड़ता है। while squirrels and langurs draw partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। तो यहाँ के साफ पानी में उसके रिपल्स और स्प्लैश, छपाक की आवाज़ सुनने के लिए जो लंगूर हैं, स्क्वायरल हैं, गिलहरियाँ हैं और लंगूर हैं, वो पार्शियली ईटन फ्रूट्स, आधे खा के फल को पानी में फेंकते हैं और उससे जो आवाज़ निकलती है
जब वो गिरता है छपाक की आवाज़ के साथ, और उससे रिपल्स होते हैं, वेव्स बनती हैं पानी के, क्लियर पानी के ऊपर वाटर सरफेस पे जो रिपल्स वेव्स बनते हैं, उसको वो देख के एंजॉय करते हैं। क्योंकि उनको यहाँ पे फ्रूट्स की कोई कमी नहीं होती, तो दे जस्ट हैव फन। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग bathed एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर mahouts। तो mahouts जो होते हैं उनको चलाने वाले होते हैं एलिफेंट्स को, तो वो उनको नहलाते हैं और उनको स्क्रब करते हैं, रगड़ते हैं उनकी बॉडी को, तो वो एलिफेंट्स इंजॉय करते हैं। मीन्स यू कैन सी ऑल दिस साइट्स if you visit Kurg. The most laid back individuals become cowards to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, mountain biking and mountain biking. मोस्ट लेड बैक मीन्स रिलैक्सड एंड नॉट इन अ हरी, बहुत शांत जो रहते हैं, जो शांत जीवन जीना चाहते हैं, हुआ नॉट इन अ हरी, मतलब कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, आर्मी में नहीं गए हैं, तो वो क्या लेते हैं, कौन सी एडवेंचर, बिकॉज वेलर इज़ इन देयर ब्लड, उनके खून में है वीरता, बहादुरी उनके खून में है, तो इसलिए वो भी जो घर में रह जाते हैं, शांत जीवन जीते हैं, वो भी बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में इंडल्ज्ड होते हैं। वो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ क्या है, बिकम कॉवर्ड्स, एडेप्ट्स टू, मतलब वो बहुत ज़्यादा यूजुअल हो जाते हैं हाई एनर्जी एडवेंचर के। और उस हाई एनर्जी एडवेंचर में क्या है, रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग इज ट्रैवलिंग इन रिवर बाय राफ्ट। आप देखोगे यहाँ पे, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रिवर राफ्टिंग। ये राफ्ट जो होता है इस तरह का बोट बना होता है, उस पर ये रिवर राफ्टिंग करते हैं। रिवर राफ्टिंग हियर यू सी ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड बाय टाइंग प्लैंक्स टुगेदर। तो प्लैंक का मतलब लकड़ी का टुकड़ा, तो कभी लकड़ी का टुकड़ा होता है, एंड दिस इज़ मेड ऑफ रबर। रबर प्लास्टिक के बने होते हैं, या तो रबर के बने होते हैं, या लकड़ी के टुकड़े से राफ्ट बना होता है, तो वो रिवर राफ्टिंग करते हैं। कैनोइंग इज ट्रैवलिंग इन अ थिन बोट, स्मॉल थिन बोट, ये कैनोइंग, दिस इज कैनोइंग। तो ये पतली बोट होती है, उसमें वो कैनोइंग करते हैं। नैरो बोट में रैपेलिंग, माउंटेन से जो नीचे उतरते हैं, दैट इज रैपेलिंग। गोइंग डाउन अ क्लिफ, क्लिफ चोटी के ऊपर से स्लाइडिंग डाउन अ रोप, चोटी पे वो रस्सी बांध देते हैं और उस रस्सी के सहारे पहाड़ से नीचे उतरते हैं, तो दैट इज़ रैपेलिंग। तो ये एडवेंचरस एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो उनकी पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ होती हैं। रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ी चढ़ना, और माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन के ऊपर बाइक चलाना, ये सब उनकी जनरल एक्टिविटीज़ होती हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विथ ट्रेकर्स। तो वॉकिंग ट्रेल्स मीन्स पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग, क्योंकि कंटिन्यूअस वो इस पहाड़ी में चढ़ते रहते हैं, इस रीजन में यहाँ वहाँ वो घूमते रहते हैं, हिल्स में और माउंटेन्स में वॉक करते रहते हैं, तो वो माउंटेन ट्रेल बन जाती है, पाथ रास्ता बन जाता है। तो ट्रेकर्स जो होते हैं, वहाँ पे आने वाले बाहर के विजिटर्स होते हैं, तो उनको एक गाइडलाइन मिल जाती है कि दिस इज़ द वे दे कैन मूव फॉरवर्ड, तो ये उनको रास्ता बताती हैं, वो फेवरेट होता है ट्रेकर्स के लिए। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। बर्ड्स होती हैं बहुत सारे तरह तरह की, देयर आर वैरायटी ऑफ बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज, जो कि आप जाते हो घूमने तो आप उसको इंजॉय करते हो। Macaque are kind of short-tailed monkeys. Malabar squirrel, you can see this Malabar squirrel. This is special kind of long squirrel. Langurs and slender loris. This is slender loris. This you see. Slender loris keeps a watchful eye from the tree canopy. ये सब एनिमल्स आपको छुपे हुए मिल जाएंगे ट्री कैनोपीज़ में, इफ़ यू वॉच केयरफुली, कैनोपीज़ में ये छुपे रहते हैं। I do however prefer to step aside for wild elephants. तो लोकेश कहते हैं कि अगर वो वाइल्ड एलिफेंट्स देखते हैं तो वो स्टेप असाइड हो जाते हैं, मतलब वाइल्ड एलिफेंट्स को रास्ता दे देते हैं, एक तरफ होके उनको रास्ता दे देते हैं। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. अगर आप ब्रह्मगिरी पर्वत पे चढ़ोगे तो आपको ये विहंगम बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। ये हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू। पैनोरामिक व्यू मीन्स अ व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ लैंड, बहुत ही सुंदर परिदृश्य आपको देखने को मिलता है ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ
कुर्ग, पूरे कुर्ग वहाँ से दिखाई देती है। कौन सा पर्वत है? ब्रह्मगिरी हिल्स, वो पहाड़ी है, वहाँ से पूरे कुर्ग की बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य दिखाई देती है। A walk across the rope bridges leads to the 64-acre island of निसर्गधाम। यहाँ से एक रोप ब्रिज क्रॉस करके अगर आप दूसरी तरफ जाते हो तो आइलैंड है निसर्गधाम का, जो कि 64 एकड़ क्या है बना हुआ। Children, this is the entrance of Nisargdham island, just you see in this picture. Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakuppe is a bonus. So when you visit Nisargdham, जब आप निसर्गधाम जाते हो तो यहाँ से आप बाइलाकुप्पे भी जा सकते हो, जो कि सबसे बड़ी तिब्बत सेटलमेंट है। वहाँ पे मॉन्क सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। It is a bonus, means it is additional benefit when you visit this place. The monk in red ochre yellow robes, मॉन्क जो होते हैं उनके रोब्स जो होते हैं, मॉन्क कौन है? दे आर प्रेस्ट, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनके भिक्षुक होते हैं, दे आर नोन एज मॉन्क। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दे आर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म, भगवान बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, डिसाइपल्स हैं। तो ये कैसे ड्रेस इनकी जो होती है वो दैट इज़ रेड, येलो एंड ऑकर, ऑकर इज सैफरन। तो ये कलर के, ट्राई कलर के रोब्स होते हैं, इनके लंबे गाउन होते हैं जो ऊपर से नीचे तक ये पहनते हैं गाउन। आर एमंग्स द मेनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। तो यहाँ पे ये कहते हैं लोकेश कि जो भी विजिटर्स आते हैं, जो कि सर्च में हैं, ढूंढ रहे हैं इंडिया की आत्मा को, अंतरात्मा को, तो वो अगर यहाँ पहुँचते हैं तो उनको उसका वास्तविक एसेंस जो होता है वो मिलता है। और इंडिया की आत्मा क्या है? इसमें हर क्षण, हर कण में आध्यात्मिकता बसी हुई है, हर कदम पे धार्मिकता नज़र आती है। तो ये यहाँ पे बाइलाकुप्पी में इनको देखने को मिलता है। असली अंतरात्मा जो है भारत की, वो है धार्मिकता में बसी हुई, इसके संस्कार हैं, इसके मूल्य हैं, और वहीं इसके परंपरा है जो ये फॉलो करती है। तो वो अगर कोई भी अच्छी तरह से समझना चाहता है तो यहाँ आके उसको, उसकी शांति को महसूस कर सकता है, उसकी आध्यात्मिकता को महसूस कर सकता है। जस्ट सी दिस Buddhist temple in Bailakuppe, and these are the pictures of monks, Buddhist monks. So this is all about the chapter. I hope you understood. If you have any question that you can ask in your group.